हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने ग्रेविटेशन का इंट्रोडक्शन दिया था कि ग्रेविटेशन क्या होता है। इसके बाद मैंने ये भी समझाया था कि ग्रेविटेशन और ग्रेविटी में क्या डिफरेंस होता है। यहाँ पे आप डेफिनेशन नोट कर लेंगे। ग्रेविटेशन और ग्रेविटेशनल फोर्स एक ऐसा फोर्स होता है जो यूनिवर्स में किसी भी दो बॉडी के बीच में लगता है। ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव नेचर का होता है। साथ ही साथ इस यूनिवर्स में जितने भी टाइप के फंडामेंटल फोर्स हैं उनमें ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे वीकेस्ट फोर्स होता है। अब हम देखते हैं ग्रेविटी। ग्रेविटी भी एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही होता है, लेकिन ये अर्थ और किसी भी अदर ऑब्जेक्ट के बीच में लगने वाला एक फोर्स होता है। अर्थ भी एक टाइप का ऑब्जेक्ट है, सो हम कह सकते हैं कि ग्रेविटी भी एक टाइप का ग्रेविटेशनल फोर्स ही होता है, क्योंकि ग्रेविटी में दो बॉडी में से एक बॉडी अर्थ होता है और दूसरा बॉडी कुछ भी हो सकता है। जैसे कि अर्थ और मून के बीच में लगने वाला फोर्स, हम इसे ग्रेविटेशन भी कह सकते हैं और ग्रेविटी भी कह सकते हैं। इस अर्थ पे कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे कि कोई बॉल को अगर हमने अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया तो ये वापस लौट करके अर्थ पे वापस गिर जाती है। ये क्यों होता है? ये होता है ग्रेविटी की वजह से, क्योंकि अर्थ उस बॉल के ऊपर एक फोर्स लगाता है जिसे कहते हैं ग्रेविटी। लेकिन अर्थ के अलावा अगर हम और किसी भी दो बॉडी के बीच में बात करते हैं तो उनके बीच में लगने वाले अट्रैक्टिव फोर्स को हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स किसी भी दो बॉडी के बीच में लग सकता है, चाहे ये बॉडी काफ़ी सेलेस्टियल बॉडी हो, चाहे ये टाइनी पार्टिकल हो, या फिर बहुत ही स्मॉल ऑब्जेक्ट हो। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। केपलर्स लॉ हमें प्लैनेट के मोशन से रिलेटेड कुछ लॉज देता है, जिसमें कि वो हमें ये बताता है कि जो प्लैनेट किसी स्टार के अराउंड घूम रहा है या रिवॉल्व कर रहा है उसका पाथ कैसा है। अगर वो रिवॉल्व कर रहा है तो उसकी स्पीड कैसी है, उसकी स्पीड यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म है। साथ ही साथ वो ये भी बताता है कि उस प्लैनेट को उस स्टार के अराउंड एक साइकिल कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है। हम एक इम्पॉर्टेंट बात याद रखते हैं कि केपलर्स लॉ केवल हमें सन के अराउंड प्लैनेट के मोशन के बारे में नहीं बताता, बल्कि ये प्लैनेट के अराउंड सैटेलाइट के मोशन के बारे में भी बताता है। इसका मतलब है कि केपलर्स लॉ केवल प्लैनेट के लिए ही एप्लीकेबल नहीं है, बल्कि ये सैटेलाइट के मोशन के लिए भी एप्लीकेबल है। देयर आर 3 केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। केपलर्स फर्स्ट लॉ, जिसे हम लॉज ऑफ ऑर्बिट कहते हैं, केपलर्स सेकेंड लॉ, जिसे हम लॉज ऑफ एरिया कहते हैं, एंड केपलर्स थर्ड लॉ, जिन्हें हम लॉ ऑफ टाइम पीरियड कहते हैं। अब हम देखते हैं केपलर्स फर्स्ट लॉ। केपलर्स फर्स्ट लॉ हमें ये बताता है कि कोई भी प्लैनेट जो सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है उस प्लैनेट का पाथ इलिप्टिकल होता है और उसके एक फोकस पे सन होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि इलिप्स में 2 फोकस होते हैं, उनमें से सन उस इलिप्टिकल पाथ का एक फोकस होता है। हम इसे फिगर से समझते हैं। जैसा कि फिगर में दिखाया गया है कि एक प्लैनेट सन के अराउंड एक इलिप्टिकल पाथ में रिवॉल्व कर रहा है। इस इलिप्टिकल पाथ में 2 फोकस है, F1 एंड F2। उनमें से सन F1 पे दिखाया गया है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हम सन को F1 पे ही दिखाएं, हम सन को F2 पर भी दिखा सकते थे। बिल्कुल यही कहता है केपलर्स का फर्स्ट लॉ कि कोई भी प्लैनेट इलिप्टिकल पाथ में रिवॉल्व करता है और सन उसके एक फोकस पर होता है। इसी कॉन्सेप्ट को हम सैटेलाइट के लिए इस प्रकार बता सकते हैं कि सपोज़ ये सन की जगह पर अर्थ है और प्लैनेट की जगह पे हमने मून को रख लिया, तो हम इसी तरीके से बोल सकते हैं कि एक मून अर्थ के अराउंड एक इलिप्टिकल पाथ में रिवॉल्व कर रहा है और उस मून के पाथ के एक फोकस पर अर्थ है। अब हम पढ़ते हैं केपलर्स सेकेंड लॉ। According to Kepler's second law, the line joining the planet and sun sweeps equal area in equal interval of time. हम इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि ये क्या कह रहा है। यहाँ फिगर में हम देख रहे हैं कि एक प्लैनेट सन के अराउंड एक इलिप्टिकल पाथ में रिवॉल्व कर रहा है। तो सेकेंड लॉ का स्टेटमेंट है कि अगर हम सन और प्लैनेट को ज्वाइन करें तो वो लाइन इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल एरिया स्वीप करता है। इसका मतलब क्या है कि सपोज़ प्लैनेट पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने में उसे टाइम लगता है 20 डेज सपोज़,
उसी तरीके से अगर उसे सी से डी तक जाने में भी 20 डे लगता है और उसी तरीके से ई से एफ तक जाने में 20 डे लगता है, तो जो ये लाइन है एस ए, ये 20 डे में कितना एरिया स्वीप करेगा, एस ए बी। उसी तरीके से 20 डे में ये जो लाइन ज्वाइन हमने किया एस और सी, वो कितना एरिया स्वीप करेगा, एस सी डी। उसी तरीके से ये सन एस 20 डे में इसकी जो लाइन है एस ई, वो कितना एरिया स्वीप करेगा, एस ई एफ। तो सेकेंड लॉ का स्टेटमेंट है, ये जब हम सन और प्लैनेट को ज्वाइन करते हैं तो ये लाइन इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल एरिया स्वीप करता है। इसका मतलब अगर उसे ए से बी तक जाने में लगने वाला टाइम, सी से डी तक जाने में लगने वाला टाइम और ई से एफ तक जाने में लगने वाला टाइम इक्वल है, तो एरिया ऑफ एस ए बी इक्वल टू एरिया ऑफ एस सी डी इक्वल टू एरिया ऑफ एस ई एफ होगा। अब हम देखते हैं केपलर्स थर्ड लॉ। केपलर्स थर्ड लॉ को लॉज ऑफ टाइम पीरियड भी कहा जाता है। केपलर के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग किसी प्लैनेट को सन के अराउंड एक साइकिल कंप्लीट करने में लगने वाले टाइम पीरियड का स्क्वायर उस प्लैनेट और सन के बीच की मीन डिस्टेंस के क्यूब का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब अगर किसी प्लैनेट को सन के अराउंड एक साइकिल कंप्लीट करने में कैपिटल टी टाइम लगता है और सपोज प्लैनेट और सन के बीच की मीन डिस्टेंस है आर, उस सिचुएशन में अकॉर्डिंग टू केपलर्स थर्ड लॉ टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में आज हमने सीखा केपलर्स लॉ प्लैनेटरी मोशन, जिसमें हमने लॉज ऑफ ऑर्बिट, लॉज ऑफ एरिया एंड लॉज ऑफ टाइम पीरियड के बारे में सीखा।